हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडिया विवेक नोबल पर। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 5 पर, जो बोर्ड की परीक्षा में भी 5 मार्क्स का पूछा जाता है। यहाँ से एक 4 नंबर का सवाल आता है, जबकि एक 1 नंबर का सवाल आता है। देखिए, 1 नंबर का सवाल तो काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, यदि समय मिला तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन हम 4 नंबर के सवाल पर चर्चा करते हैं। जो 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से, उस 4 नंबर के प्रश्न को कैसे कैसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये चैप्टर जो बच्चे हैं 10वीं के लेवल के बच्चे, उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट है। क्योंकि बात करते हैं लोकतंत्र की। देखिए, आपने लोकतंत्र तो खूब सुना है। लोकतंत्र क्या है? देखिए, लोकतंत्र के कई नाम होते हैं, जैसे इसको हम गणतंत्र भी बोलते हैं। ठीक है, गणतंत्र बोलते हैं, जनता का शासन भी बोलते हैं, जनता का शासन, जनता का शासन। इसको बोलते हैं प्रजातंत्र, प्रजातंत्र, जनता तंत्र। ठीक है, ये इसी के नाम है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डेमो, ठीक है, क्रेसी, डेमोक्रेसी। देखिए, डेमोक्रेसी क्या है? ये ग्रीक भाषा के शब्द डेमोस प्लस क्रेटिया से मिलकर बनी है। डेमोस प्लस क्रेटिया से मिलकर बनी है। डेमोस का मतलब होता है भीड़ या जनता। ठीक है, भीड़ आपने देखा हो तो भीड़ में जनता ही तो होती है, तो भीड़ या जनता। और क्रेटिया का मतलब होता है शक्ति, तो शक्ति। तो ये शब्द जब मिल गया तो क्या हो गया? जनता की शक्ति, जनता की शक्ति। तो लोकतंत्र क्या है? जनता की शक्ति है। लोकतंत्र असल में क्या है? जनता की शक्ति है। जनता वोट द्वारा, लोकतंत्र में वोट द्वारा क्या करती है? अपने जो उम्मीदवार है उसका चयन करती है, और वो उम्मीदवार उसी, तो ये क्या है? जनता की शक्ति, अर्थात जनता की शक्ति पर आधारित शासन व्यवस्था है। ये जनता की शक्ति पर आधारित शासन व्यवस्था है। देखिए, लोकतंत्र है, उसकी 3 अवधारणाएं हैं कि असल में लोकतंत्र है क्या। तो ये है निर्णय लेने की विधि, निर्णय लेने की विधि। ये निर्णय लेने के सिद्धांतों का एक समूह है, सिद्धांतों का समूह है। ठीक है, तीसरी अवधारणा लिख रहे हैं हम। ठीक है, अवधारणा। तो तीसरी, आदर्शात्मक मूल्यों की अवधारणा, देखिए, निर्णय लेने की विधि अर्थात ऐसा एक पावर है जनता द्वारा दिया गया, एक कानून है जिसमें आप निर्णय ले सकते हैं। सरकार और क्या करती है? निर्णय लेने के सिद्धांतों का एक समूह है। आप एक सिद्धांत पर कार्य करेंगे, ठीक है, सरकार समूह बन जाएगी। आदर्शात्मक मूल्यों की अवधारणा, आदर्श, देखिए, जनता के द्वारा शासन, तो ये आदर्शात्मक मूल्यों पर आधारित है, तो इसे कहते हैं लोकतंत्र। देखिए, अब लोकतंत्र के कितने रूप होते हैं? ठीक है, रूप लोकतंत्र के, तो हमें 4 भागों में बांट लिया इसको। राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, और चौथा है नैतिक लोकतंत्र। अब देखिए, इनके बहुत सारे सिद्धांत हैं, अलग अलग छोटी छोटी परिभाषाएं हैं राजनीतिक लोकतंत्र की मान्यताओं की। देखिए, राजनीतिक लोकतंत्र की बात करें, राजनीतिक लोकतंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। कौन सा? एक तो है प्रत्यक्ष, जिसको शुद्ध लोकतंत्र बोलते हैं। ठीक है, एक है अप्रत्यक्ष, जिसे प्रतिनिधि
लोकतंत्र बोलते हैं। तो छोटा प्रश्न बन सकता है कि राजनीतिक लोकतंत्र को कितने भागों में बांटा गया या राजनीतिक लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है। ठीक है, राजनीतिक लोकतंत्र को उदारवादी लोकतंत्र भी कहा जाता है। व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहा जाता था पहले, अब उदारवादी लोकतंत्र कहा जाता है। अब अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र को भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो संसदात्मक, ठीक है, जहां संसद होती है, और दूसरा होता है अध्यक्षात्मक, जहां अध्यक्ष जैसे राष्ट्रपति होता है। अपने यह भारत में संसदात्मक है। ठीक है, तो आप देखिए राजनीतिक लोकतंत्र की मान्यताओं को पढ़ते हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र है क्या असल में। राजनीतिक लोकतंत्र उदारवादी संविधानवाद में विश्वास करता है। देखिए जैसे हमारा संविधान कैसा है, भारतीय संविधान कैसा है, उदारवादी संविधान है, इतना कठोर कानून नहीं है, कठोर कानून व्यवस्था नहीं है। तो उदारवादी संविधानवाद में विश्वास करता है कौन? राजनीतिक लोकतंत्र। जहां राजनीतिक लोकतंत्र होगा वहां संविधान जो है वो उदारवादी होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, उदारवादी संविधान में विश्वास रखता है कौन? राजनीतिक लोकतंत्र। ये प्रभुसत्ता जो राजनीतिक लोकतंत्र है उसके अनुसार जो प्रभुसत्ता है, जो शासन की सत्ता है, वो किस में रहती है? जनता में। ठीक है, तो राजनीतिक लोकतंत्र प्रभुसत्ता का निवास किस में मानता है? जनता में मानता है। ठीक है, जैसे भारत में एक बेस्ट एग्जांपल इंडिया है इसका, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं क्योंकि ये अलग अलग प्रकार का है। जैसे अमेरिका भी है, तो अमेरिका में इस प्रकार का अधिष्ठात्मक है और भारत में संसद, जैसे ब्रिटेन से लिया हमने तो भारत में इस प्रकार का है। राजनीतिक लोकतंत्र का सिद्धांतिक पक्ष, ठीक है, जो सिद्धांतिक पक्ष है, प्रैक्टिकल नहीं, थ्योरेटिकल पक्ष है, लोकतांत्रिक राज्य है। ठीक है, असल में राजनीतिक लोकतंत्र का स्थापना करने का मतलब, राजनीतिक लोकतंत्र क्या चाहता है कि एक लोकतांत्रिक राज्य हो। देखिए देश को, जब हम राजनीतिक ज्ञान पढ़ते हैं तो देश को भी राज्य ही माना जाता है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना राजनीतिक लोकतंत्र का सिद्धांत है। ठीक है, थ्योरेटिकल। लेकिन व्यवहारिक पक्ष क्या है? लेकिन असल में होता क्या है? व्यवहारिक रूप में होता क्या है? लोकतांत्रिक शासन है। लोकतांत्रिक क्या है? शासन है। ठीक है, शासन व्यवस्था लोकतंत्र के हिसाब से बन जाती है। जैसे लोकतांत्रिक राज्य नहीं बन पाता, लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बन जाती है। जनता शासन को नियुक्त करती है, मतलब जनता शासक को क्या करती है? नियुक्त करती है। शासक को नियुक्त करती है जो शासन करता है। तो शासन को नियुक्त करने वाली कौन है? जनता। ठीक है, उस पर नियंत्रण भी कौन करती है? जनता। क्यों? क्योंकि कुछ समय बाद में वापस चुनाव होते हैं, तो आप देखिए चुनाव के बाद रिजल्ट पलट जाते हैं, तो उनको नियंत्रित करने का काम भी किसका है? जनता का है। नियुक्त भी कौन करती है? जनता। उम्मीदवार खड़ा होता है, वोट देती है जनता, ठीक है, तो नियुक्त कर देती है। फिर कुछ समय बाद में अच्छा काम नहीं करती तो उसको नियंत्रित करने का, या बीच बीच में आपने देखा होगा यदि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही हो तो जनता उसका विरोध करती है, तो जनता के अनुसार कार्य करना पड़ता है। जनता की जो डिमांड होती है उसके अनुसार कार्य करना पड़ता है। ये सैद्धांतिक रूप में है। व्यवहारिक रूप में कुछ परिवर्तन आए हैं इसमें, असल में पूर्णतः लागू करना बहुत बड़ी चुनौती है। नियंत्रित करती है तथा उसे हटा भी सकती है। यदि देखते हैं आप, बहुत सारी सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने अच्छा काम नहीं किया, तो अगले 5 साल बाद जब चुनाव होंगे तो जनता उसे हटा भी सकती है। ये राजनीतिक लोकतंत्र है। राजनीतिक लोकतंत्र स्वयं में साध्य नहीं है। देखिए राजनीतिक लोकतंत्र को प्राप्त नहीं किया जा सकता, जो राजनीतिक लोकतंत्र है उसको साधा नहीं जा सकता। ठीक है, वो एक बहुत बड़ी बात है। असल में ऐसा नहीं हो सकता, सैद्धांतिक रूप है ये, जैसे ये सिद्धांत है, प्रैक्टिकल में इसको नहीं लाया जा सकता। अपितु लोकतांत्रिक साध्य और मूल्यों की प्राप्ति का साधन है। आप इसको, राजनीतिक लोकतंत्र को अपनाकर अपने राज्य में या अपने देश में लोकतांत्रिक साध्य और मूल्यों की प्राप्ति कर सकते हैं, लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। जैसे भारत ने संसदात्मक पद्धति अपनाई, अमेरिका ने अध्यक्षतात्मक पद्धति अपनाई, तो उन्होंने लोकतांत्रिक और राजनीतिक मूल्यों को प्राप्त किया है। राजनीतिक लोकतंत्र साध्य नहीं है। तो ये राजनीतिक लोकतंत्र की क्या होगी? मान्यताएं। देखिए कठिन भाषाएं हैं, इसको समझने के लिए आपको गहराई में या किसी देश से कनेक्ट होना पड़ेगा। आपको किसी देश से, जैसे भारत और अमेरिका अलग अलग, ठीक है, प्रतिनिधि लोकतंत्र है। भारत और अमेरिका अलग अलग है, उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आप उस देश को यदि माइंड में रखेंगे ना तो आपको एकदम बहुत जल्दी याद हो जाएगा ये। देखिए अब हम बात करते हैं लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांतों की और दृष्टिकोण की। अलग अलग विचारक रहे, उन्होंने किस प्रकार के लोकतंत्र को, ठीक है, मतलब कौन से लोकतंत्र को कौन से विचारक ने
समर्थन दिया है। तो आपको इनके एग्जाम्पल भी याद रखने की कौन कौन से विचारक, क्योंकि 1 नंबर के प्रश्न में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए 4 नंबर में आपसे पूछ सकता है कि विभिन्न सिद्धांत और दृष्टिकोण लिखिए लोकतंत्र के। तो पहला है लोकतंत्र का परंपरागत। देखिए परंपरागत मतलब जो पुराने समय से चलता आ रहा है, ठीक है, परंपरागत उदारवादी सिद्धांत, परंपरागत उदारवादी सिद्धांत, इसको पश्चिमी, ठीक है, उदारवादी लोकतंत्र भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति को केंद्र में रखा गया है, ठीक है, व्यक्ति की स्वतंत्रता और सुख की बात की गई है। तो इसके विचारक कौन है? विचारक, ठीक है, रूसो, अब्राहम लिंकन, ये मुख्य विचारक हैं। तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें 4 नंबर का प्रश्न अलग से आ सकता है। लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत, ठीक है, लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत, इसमें क्या है कि संघात्मक शासन की बात कही गई है, ठीक है, संघात्मक शासन की बात कही गई है। इसके विचारक कौन है? लास्की, फालेट, लास्की और फालेट, और भी 2-3 नाम हैं, तो आप याद रखें, उनको देख लें एक बार। तो इसमें संघात्मक शासन की बात कही गई है। लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय, ठीक है, अभिजन वर्गीय सिद्धांत। देखिए लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय अभिजन वर्गीय सिद्धांत, तो इसमें कौन से वर्ग की बात कही गई है? अभिजन वर्ग की बात कही गई है। तो अभिजन वर्ग की बात कही गई है। तो इसमें आपको 2 विचारक याद रखें। इसमें विचारक है रॉबर्ट, ठीक है, मिस्चल। तो उन्होंने किताब लिखी है द पॉलिटिकल पार्टीज, ये आप याद रखें, 1 नंबर में पूछा जा सकता है आपसे। रॉबर्ट मिस्चल की किताब का नाम क्या है? द पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो ये इसके विचारक भी हैं, तो आप ये याद रखें। अन्य विचारक है इतावली, इतावली, ठीक है। तो उन्होंने जो पुस्तक लिखी है द रूलिंग क्लास, द रूलिंग क्लास, द रूलिंग क्लास। तो आप अलग से छोटा प्रश्न भी बन सकता है इसमें, और जब आपसे ये विभिन्न सिद्धांत पूछे जाए तो उसमें आप 2 लाइन लिख सके। तो इसलिए आपको इसमें अभिजन वर्ग की बात कही गई है। ये दोनों किताबें आप ध्यान रखें। 2 विचारक हैं इसके, रॉबर्ट मिस्चल जिनकी किताब है द पॉलिटिकल पार्टीज, और इतावली, ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम है द रूलिंग क्लास। अब बात करते हैं लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत। देखिए मार्क्सवादी सिद्धांत क्या कहता है? मार्क्सवादी सिद्धांत में किसकी बात की गई है? आर्थिक समानता। देखिए मार्क्सवादी आपने सुना होगा, कम्युनिस्ट, भारत में भी ऐसी कई राज्य हैं, ऐसे कई राज्य हैं जहां मार्क्सवादियों ने क्या किया है? शासन किया है। तो वो क्या कहते हैं कि आर्थिक समानता है। ये आर्थिक समानता की बात करते हैं, की बात करते हैं, जैसे स्टालिन और लेनिन, ठीक है, ये विचारक हैं। आप 2 एग्जाम्पल विचारक के रूप में याद रखें, 2 नाम पक्के, स्टालिन और लेनिन, ठीक है। लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत, लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत क्या कहता है? देखिए एक तो ये परंपरागत उदारवादी सिद्धांत और ये मार्क्सवादी सिद्धांत, जब ये दोनों मिल जाएंगे, ठीक है, इसमें व्यक्ति के लोकतंत्र, व्यक्ति के सुख, ठीक है, स्वतंत्रता की बात कही गई है। इसमें क्या कहा गया है कि आर्थिक समानता हो। तो ये जब दोनों मिल जाएंगे तो समाजवादी सिद्धांत बनता है। तो किन 2 के मिलने से? उदारवादी, परंपरागत उदारवादी और मार्क्सवादी के मिलने से कौन सा बनता है? समाजवादी बनता है। तो ये आप याद रखें, 5 लोकतंत्र संबंधी विभिन्न सिद्धांत हो गए। पहला परंपरागत उदारवादी सिद्धांत, दूसरा बहुलवादी सिद्धांत, तीसरा विशिष्ट वर्गीय अभिजन वर्ग सिद्धांत, चौथा मार्क्सवादी सिद्धांत और 5वां समाजवादी सिद्धांत। 2 बार दोहराएंगे, याद हो जाएंगे। ये दोनों बुक आप अच्छे से याद रखें और इन सभी के 2-2, 3-3 विचारक आप ध्यान में रहें, क्योंकि आपसे ये भी छोटे प्रश्न में पूछ सकता है कि बहुलवादी सिद्धांत के 2 विचारकों के नाम लिखिए, तो ऐसे पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप ध्यान रखें। देखिए अब हम बात करते हैं लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत की, ठीक है। तो इसके विचारक लॉक, हॉब्स, लिंकन, इब्राहिम लिंकन, रूसो, ये बड़े बड़े विचारक हैं। देखिए ये सिद्धांत बहुत
पॉपुलर सिद्धांत है और ज़्यादातर देश इसी पर कार्य करते हैं। हम अपने देश से जोड़कर देखते हैं इसको, क्योंकि इस सिद्धांत परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के मूल में कौन है? व्यक्ति, और व्यक्ति के स्वतंत्रता, अधिकार और सुख की बात करता है ये सिद्धांत। तो देखिए क्या कहता है, व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी है, ये मानता है कि व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी है, अतः अपना हित और अहित समझने की क्षमता रखता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को बुद्धिमान प्राणी माना गया है, वो अपना हित और अहित समझता है, जैसे हम नॉर्मली अपना हित और अहित जानते हैं। सभी व्यक्ति मूलतः समान है, इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को मूलतः समान माना गया है लोकतंत्र में, ठीक है। परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्ति मूलतः समान है। शासन का गठन उदारवादी एवं लोकतांत्रिक संविधानवाद से, ठीक है, जो शासन है उसका गठन उदारवादी और लोकतांत्रिक संविधानवाद, मतलब आपका एक संविधान होगा, उसके मूल में रहकर ही आपको शासन का गठन करना होगा, के अनुसार होना चाहिए, अर्थात सीमित शासन के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। सीमित, जो आप नियम कायदे बनाकर रखते हैं, कानून की एक प्रक्रिया होनी चाहिए जिसके दायरे में रहकर आप शासन करते हैं, तो शासन वैसे सरकार की कामना करता है परंपरागत उदारवादी सिद्धांत। शासन मतलब सरकार, शासन की शक्ति का आधार जनता की इच्छा। देखिए आप देखते हो भारत में जब चुनाव होते हैं तो आपने कभी कभी सुना होगा जब मोदी जी ने भाषण दिया हो, जनता की इच्छा, ठीक है, जनता की इच्छा के अनुसार सरकार बनती है। तो देखिए शासन की शक्ति है ना, जो सरकार की शक्ति है वो जनता की इच्छा में, यदि जनता का समर्थन किसी को ज्यादा मिलेगा तो वो उतनी ही मजबूत होती है। अतः सरकार राजनीतिक सत्ता, लेकिन जो सरकार है, जो अब जैसे बीजेपी सरकार है, हम कहते हैं ना भाजपा पार्टी को क्या मिला है, जनता की इच्छा का जनाधार मिला है। मतलब आपको जनता की जो इच्छा है, जनता ने चुनकर भेजा है आपको, तो आप तो केवल मात्र न्यायसी मतलब ट्रस्टी हैं, केवल कुछ समय के लिए यहाँ पर शासन करने के लिए आए हैं और आप ट्रस्टी हैं, आप जनता के अनुसार ही कार्य करेंगे। जनता के प्रतिनिधि द्वारा शासन, देखिए जनता के प्रतिनिधि, जैसे हम चुनते हैं अपने यहाँ से विधायक चुन लेते हैं, संसद के लिए हम क्या चुन लेते हैं, लोकसभा सदस्य चुन लेते हैं, सांसद चुन लेते हैं। तो जनता के प्रतिनिधि कहाँ करते हैं, संसद में या विधानमंडल में शासन करते हैं, तो जनता के प्रतिनिधि द्वारा शासन किया जाता है। बहुमत के सिद्धांत पर, किसके सिद्धांत पर, बहुमत के सिद्धांत पर। जब वोटिंग होती है तो आप देखते हो जिस पार्टी का बहुमत आता है वही सरकार बनाती है। जैसे पिछली बार संसद के चुनाव हुए थे पिछले साल, तो बहुमत किसका आया, भाजपा का। तो उन्होंने क्या किया, अपनी सरकार बहुमत के सिद्धांत पर कार्य करती है, जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। जो सरकार बन जाती है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। उत्तरदायी सरकार, आपने वर्ड बहुत सुना होगा भाषणों में कि हम उत्तरदायी शासन की काम पालना करेंगे, जनता के प्रति उत्तरदायी होते कि नहीं होते वो अलग बात है, लेकिन ये सिद्धांतिक रूप में है, जनता के प्रति उत्तरदायी। उद्देश्य, इनका उद्देश्य क्या होता है, इस लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत लोकतंत्र का, कि क्या करना है, उद्देश्य व्यक्ति का हित होना चाहिए, मतलब अंतिम छोर तक जो व्यक्ति है उसका हित होना चाहिए। आपने बहुत सारी योजनाओं में ये सुना होगा या बहुत सारे भाषणों में ये सुना होगा कि अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति का विकास होगा, तभी भारत का विकास होगा, तो का हित होना चाहिए। नागरिक स्वतंत्रताएं, नागरिक को स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए, जैसे हमारे संविधान में मौलिक अधिकार है, ठीक है, तो नागरिक स्वतंत्रताएं व अधिकार मिले, नागरिकों को स्वतंत्रताएं मिले और क्या मिले, अधिकार मिले। स्वतंत्र और निष्पक्ष, ठीक है, न्यायपालिका की स्थापना हो, जैसे अपने सुप्रीम कोर्ट है तो स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की क्या हो, स्थापना हो। कई देशों में आप देखते हो नागरिकों को अधिकार नहीं है, ठीक है, हम तो भारत में तो संविधान के अनुसार सारी प्रक्रियाएं हैं, बहुत सारे देशों में अधिकार नहीं है, क्योंकि हम इसको परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के तहत कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे हैं वो अलग तरह का लोकतंत्र अपनाते हैं, इसलिए नहीं है। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना हो, निश्चित अवधि के बाद, आपने देखा होगा निश्चित अवधि के बाद स्वतंत्र व निष्पक्ष जब चुनाव होते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। आपने देखा होगा कभी कभी ये आता है कि जो ईवीएम मशीन है वो हैक कर ली गई, तो जो चुनाव थे वो स्वतंत्र नहीं थे। तो स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, आप जनता के द्वारा चुने गए हैं, उसमें आप ये नहीं कर सकते कि चीटिंग नहीं कर सकते, ठीक है, तो आप पैसे देकर चीटिंग नहीं कर सकते या फिर किसी भी प्रकार का दबाव बनाकर नहीं कर सकते। तो स्वतंत्र निश्चित अवधि होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आप जब सरकार बना ले तो फिर ऐसे नियम ही बना दो, जैसे चाइना ने बना दिए कि आजीवन शी जिनपिंग ही राष्ट्रपति रहेंगे। नहीं, भारत में 5 साल बाद में चुनाव होंगे, तो निश्चित अवधि के बाद स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव हो,
एक से अधिक राजनीतिक दल हो। देखो चाइना में यही तो है कि एक ही राजनीतिक दल है, जबकि भारत में 100 से अधिक राजनीतिक और बहुत अधिक राजनीतिक दल हैं। अमेरिका में भी 2 पार्टियां हैं, तो एक से अधिक राजनीतिक दल हो, क्योंकि मुकाबला करने को तो मिले। जब एक ही राजनीतिक दल होगा सत्ता में तो वही आना है। सरकार को जनमत का आदर करना चाहिए। जब जनता का जनमत किसी को मिलता है तो उसका आदर करना चाहिए। मतलब जनता का जो कार्य है सरकार को वो करना चाहिए, सरकार को निरंकुश शासन नहीं अपनाना चाहिए। तो ये आपका हो गया परंपरागत उदारवादी सिद्धांत। देखिए इन पॉइंट को आप अपने देश से जोड़ लीजिए और अपने से जोड़ लीजिए, बहुत जल्दी याद होंगे। ये इंपॉर्टेंट भी है, परंपरागत उदारवादी